हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, तो स्वागत है आपका केवी एजुकेशन पर। और जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। और ये है मेरा थोबड़ा। तो बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। और ये नोट्स जिसको भी चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट भी पिन करवा दूंगा। ये देखो भाई, हैंड राइटिंग देखो मेरी, ऐसा लग रहा है कि टाइपिंग करवाया हुआ है। वाह 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 वाह, क्या बात है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के नाम का मतलब समझ लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन मतलब बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन कहां कहां है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज कहां कहां पर हो रहा है, वो ही बातें हैं। तो भाई ये थ्योरेटिकल सी बातें हैं, इसमें कुछ याद करने का नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज कहां कहां पे हो रहा है। अपनी मेडिकल इंडस्ट्री में कि डिजीज की डायग्नोसिस है, या फिर ड्रग्स व्रग्स बनाने में वहां पे यूज हो रहा है, एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है, प्रोसेस्ड फूड में यूज हो रहा है, और क्या एनर्जी प्रोडक्शन में, वेस्ट ट्रीटमेंट में, है ना। हर जगह पे बायोटेक्नोलॉजी का आपको यूज मिल जाएगा। ठीक है, वही इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे यूज हो रहा है, कहां पे यूज हो रहा है। तो पहला अपना टॉपिक क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में, खेती में कैसे यूज हो रहा है, वो बातें की गई हैं। कि 3 ऑप्शन दैट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, कि अगर आपको फूड प्रोडक्शन बढ़ानी है तो क्या क्या हम सोच सकते हैं। एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ये अपने को, ये इंटरेस्ट है अपने को इस चैप्टर में, है ना। जेनेटिकली इंजीनियरिंग अपने को इस चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी में करनी है। ठीक है, तो देखो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसकी क्या है जीएमओ। जीएमओ की ये फुल फॉर्म है। अब यूजफुल है इन मेनी वेज, मतलब क्या है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है। क्यों किया गया है? जाहिर सी बात है, उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी कुछ क्वालिटी बढ़ाने के लिए ही हम उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ना। तो क्वालिटी उसकी बढ़ गई है। क्वालिटी बढ़ने से क्या क्या फायदे हमें हो सकते हैं कि एबायोटिक स्ट्रेस, मतलब खेती में अगर बहुत ज्यादा ठंड हो गई, या सॉल्टी कंडीशन है, सूखा पड़ गया है, बहुत ज्यादा गर्मी होगी, तो उसको झेलने के वो काबिल हो गई, है ना। हमने अपनी क्रॉप को झेलने के काबिल बना दिया, है ना। यही तो, इसीलिए तो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं कि कुछ फायदा हो जाए। पेस्ट रेजिस्टेंस, है ना, कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए ये हमने उसको, है ना, अच्छा काबिल बना दिया। रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम से कम हो, इस काबिल बना दिया, है ना। इसीलिए तो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट, है ना, मतलब सॉइल में जितने मिनरल्स हैं उसको यूज करने की प्लांट्स की हमने एफिशिएंसी बढ़ा दी, है ना। तो अल्टीमेटली होगा क्या, ये सब अगर हम ठीक दे कर देंगे, अल्टीमेटली फूड प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। ठीक है, एनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, जैसे गोल्डन राइस है जिसमें विटामिन ए की मात्रा बढ़ गई है, कि उसमें फूड में हमने न्यूट्रिशन भी बढ़ा दिया। तो ये फायदे हैं भाई जो हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट अपने टॉपिक का नाम है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या है? देखो मान लेते हैं मेरे पास ये एक प्लांट था, ये मेरे पास एक प्लांट है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस प्लांट का ये छोटा सा टुकड़ा मैं तोड़ के ले गया, इस टुकड़े को तोड़ के ले गया और मैं अपनी लेबोरेटरी में ले आया, लैब में ले आया। लैब में मेरे पास क्या थी? टेस्ट ट्यूब थी। टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने ये छोटा सा जो प्लांट का टुकड़ा तोड़ के लाया था इसमें डाल दिया। ठीक है, अब इसमें मैंने उसको अच्छे खासे न्यूट्रिएंट दिए, कि एक प्लांट को ग्रो करने के लिए जो न्यूट्रिएंट चाहिए थे वो मैंने इसको प्रोवाइड करा दिए। और मैंने यहाँ पे स्टेराइल कंडीशन प्रोवाइड करी, कि किसी तरह की कंटेमिनेशन, किसी तरह का संक्रमण ना हो पाए। मैंने स्टेराइल कंडीशन इसको प्रोवाइड कराई। तो इस प्लांट से, ये जो टुकड़ा तोड़ के लाया था, इससे मैं लैब में इन विट्रो कंडीशन में टेस्ट ट्यूब में ग्रो करके सेम ऐसे का ऐसा नया प्लांट में बना सकता हूं, नया प्लांट में बना सकता हूं। ठीक है, तो वही टिश्यू कल्चर अपनी टेक्निक है। ठीक है, तो जो ये छोटा सा टुकड़ा मैं तोड़ के लाया था, इस प्लांट से मैं छोटा सा टुकड़ा तोड़ के लाया था, तो इसी टुकड़े को क्या बोला है? एक्स प्लांट बोला है। और इस एक्स प्लांट से नया प्लांट तैयार हो सकता है। ठीक है, तो देखो एक छोटे से टुकड़े से पूरा नया प्लांट तैयार हो गया, उसी को क्या बोल दिया गया है? उसी कैपेसिटी को टोटिपोटेंसी। दिस कैपेसिटी टू जनरेट ए वोल प्लांट फ्रॉम एक्स प्लांट। एक्स प्लांट क्या था? वो छोटा सा टुकड़ा जो तोड़ के लाए थे। ठीक है, अब प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर, मतलब यही टेक्निक यूज करके बहुत सारे हजारों प्लांट बना लिए जाए, उसको माइक्रो प्रोपगेशन बोला जाता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, जो भी ये थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बनेंगे ये बिल्कुल ही आइडेंटिकली सिमिलर होंगे, बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, एक दूसरे के क्लोन्स होंगे, इसलिए इनको सोमा क्लोन्स बोल दिया जाएगा। बिल्कुल ही जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे एक दूसरे के, जिनको सोमा क्लोन्स बोल दिया जाएगा। क्लोन्स मतलब एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। ठीक है, अब देखो इसका यूज कहां कर सकते हैं हम, कि कोई डिजीज वाला प्लांट है, इस प्लांट में मान लीजिए वायरस का इंफेक्शन था, तो इस वायरस वाले, डिजीज वाले प्लांट से हमें क्या चाहिए? हेल्दी प्लांट चाहिए। तो कैसे प्रोड्यूस करेंगे? मान लेते हैं ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है और इसके अंदर वायरस का इंफेक्शन है। ठीक है, अब देखो ये जब प्लांट ग्रो करेगा तो इसकी टिप पे क्या होगा? मेरिस्टम होगा। मेरिस्टम आगे डिवाइड करेंगे मेरिस्टमेटिक सेल, फिर आगे डिवाइड करेंगे, ऐसे इस प्लांट की लेंथ वेंथ सब बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब ये मेरिस्टम डिवाइड करके नई सेल बनी है, तो नई सेल बनते ही हमने नई वाली सेल निकाल दी। ये मान लेते हैं इस प्लांट में वायरस का इंफेक्शन था, बट ये सेल तो अभी अभी नई बनी है, मतलब इसमें इंफेक्शन नहीं है, तो हमने बिना इंफेक्शन की सेल निकाल दी। अब टिश्यू कल्चर का यूज करके इस वाली सेल से, इस वाले पार्ट से हम नया प्लांट बना लेंगे। तो ये नया प्लांट जो बना है इसमें डिजीज बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने वायरस फ्री हमने पार्ट लिया था। तो वही बात यहां पर की गई
है, ठीक है। अब एक आएगी सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है, एक प्लांट था ए, एक प्लांट था बी, हमने एक ए का प्रोटोप्लास्ट लिया, एक बी का प्रोटोप्लास्ट लिया, दोनों के प्रोटोप्लास्ट को क्या करवा दिया, फ्यूज करवा दिया। इसी को क्या बोलते हैं, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। और जो बन जाएगा रिजल्ट उसको सोमेटिक हाइब्रिड हम बोल देंगे। हाइब्रिड वर्ड ही इसके लिए यूज होता है कि, है ना, मिला दिया गया है दो चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बीटी कॉटन। देखो बीटी कॉटन को रटने से अच्छा है वर्ड बाय वर्ड चलना है, मेरे साथ चलना है, सारी एनसीईआरटी आपके कवर हो जाएगी। देखो ये कॉटन वर्ड कहां से आया है, जाहिर सी बात है कॉटन से आया है, कॉटन के प्लांट से आया है। ये बीटी वर्ड कहां से आया है उस पर ध्यान देते हैं। देखो बीटी का मतलब होता है एक बैक्टीरिया का नाम है, ये बी फॉर क्या है, बैसिलस, टी से क्या है, थ्यूरिनजेनेसिस। तो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस बीटी का मतलब होता है और ये एक बैक्टीरिया है। अब इस बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, एक टॉक्सिन की प्रोडक्शन होती है। अब ये टॉक्सिन बीटी के अंदर बना है तो इसको बीटी टॉक्सिन बोल दिया जाता है। और ये टॉक्सिन असल में होता क्या है, एक प्रोटीन होता है। और प्रोटीन भी कैसा होता है, इंसेक्टिसाइडल। साइडल मतलब होता है किल करना, इंसेक्टी मतलब इंसेक्ट को, मतलब ये टॉक्सिन एक प्रोटीन है जो इंसेक्ट को मार गिराता है। किसने रिलीज किया है, जाहिर सी बात है बीटी यानी बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस ने, ठीक है। अब देखो जाहिर सी बात है ये एक प्रोटीन है, ठीक है, बीटी टॉक्सिन एक प्रोटीन है। तो इस प्रोटीन के लिए कोड करने के लिए कोई जीन भी इसमें प्रेजेंट होगा, है ना। हर प्रोटीन कैसे बनता है आपने देखा है ना, ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो ट्रांसलेशन होती है, हर प्रोटीन को बनने के लिए उसके लिए एक जीन होता है ना जो कोड करता है। तो इस प्रोटीन के लिए जीन कोड करेगा, उसको बीटी टॉक्सिन जीन बोल देंगे, ठीक है। ऐसा जीन जो बीटी टॉक्सिन के लिए कोड करता है वो बीटी टॉक्सिन जीन हो गया, सीधी बात है, ठीक है। अब आपको एक सवाल पूछना चाहिए कि अगर इस बैक्टीरिया के अंदर ये टॉक्सिन प्रेजेंट था तो इस टॉक्सिन ने इस बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारा, ठीक है। उसका रीजन क्या है, देखो ये वही चीजें हैं कि ये हमने देख लिया कि बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट को मारता है, कौन से इंसेक्ट को मारता है उनके नाम बता दिए कि ये इंसेक्ट को मार सकते हैं, ठीक है। अभी अपना सवाल क्या है कि जो टॉक्सिन है वो बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारता है ना, उसका हम जवाब देने जा रहे हैं। देखो जो बैक्टीरिया के अंदर जो टॉक्सिन जो बनता है ना वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसको प्रोटॉक्सिन बोलते हैं। देखो प्रो इंसुलिन भी आगे आएगा, प्रो का मतलब है इमेच्योर है, प्रो का मतलब है इमेच्योर है, ठीक है। तो वो इनएक्टिव फॉर्म में है, वो प्रोटॉक्सिन की तरह प्रेजेंट है, वो क्रिस्टल की तरह प्रेजेंट है ना। क्रिस्टल क्यों बोल रहा हूं मैं, जैसे ही ये सोल्यूबल हो जाएगा, क्रिस्टल होती है हार्ड स्ट्रक्चर, जैसे ही ये सोल्यूबल हो जाएगा ये एक्टिव हो जाएगा। तो बैक्टीरिया के अंदर ये इनएक्टिव फॉर्म में है, प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में है, क्रिस्टल की फॉर्म में है, ठीक है। अब जैसे ही ये इंसेक्ट के अंदर जाएगा, जैसे ही ये टॉक्सिन इंसेक्ट के अंदर जाएगा तो इंसेक्ट के गट में जो पीएच है वो एल्कलाइन है, तो उस एल्कलाइन पीएच की वजह से जो क्रिस्टल थे टॉक्सिन के वो सोल्यूबलाइज्ड हो जाएंगे और जो इनएक्टिव टॉक्सिन था वो एक्टिव टॉक्सिन में बदल जाएगा। अब ये एक्टिव टॉक्सिन क्या करेगा, ये इंसेक्ट के गट में था तो इंसेक्ट के गट में ये क्या करेगा, उसकी एपिथेलियल सेल के साथ बाइंड कर जाएगा। एपिथेलियल सेल के साथ बाइंड करने के बाद क्या करेगा, वहां पर ये पोर्स क्रिएट कर देगा, फिर सेल स्वेलिंग होगी, फिर सेल लिसिस होगी और फिर इंसेक्ट की अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसका यूज हम कहां कर सकते हैं, मेरे पास, मैं खेती करता हूं, मैं कपास की खेती करता हूं, कपास मतलब कॉटन, ठीक है। तो मैं कॉटन प्लांट कपास की खेती करता हूं। अब मेरे साथ खेती में नुकसान क्या हो रहा था कि कोई इंसेक्ट आता और मेरी कपास को नुकसान पहुंचाता, इंसेक्ट आया और खेती को नुकसान पहुंचाता, तो अल्टीमेटली किसान का नुकसान हो रहा था। तो अपने को करना क्या है, उन इंसेक्ट जो आ रहे हैं इसको खाने, उनसे अपने को निजात चाहिए। और इंसेक्ट को कौन मार सकता है, अपना बीटी टॉक्सिन मार सकता है। बीटी टॉक्सिन में क्या है भाई, ये बीटी टॉक्सिन जीन है। तो हम एक काम करते हैं कि ये वाला जीन, कि ऐसा जीन जो बीटी टॉक्सिन बना सकता है, ये वाला जीन उठा के इस कॉटन प्लांट में डाल देते हैं। अब इसके अंदर अगर जीन आ गया तो यह जीन क्या करेगा, टॉक्सिन बनाएगा। अब इंसेक्ट इसको खाने आएगा तो इंसेक्ट मर जाएगा। तो इसी को बीटी कॉटन बोल दिया गया कि बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, ये बीटी आ गया और ये कॉटन आ गया, दोनों को मिला दिया है, ठीक है। अब देखो जीन भी अलग अलग टाइप के होंगे, ऐसा तो नहीं एक ही जीन है, अलग अलग टाइप के जीन होंगे जो अलग अलग टाइप के इंसेक्ट को कंट्रोल करेंगे, अलग अलग टाइप के, ठीक है। जैसे cry1ac है, cry2ab है, कॉटन बोलवर्म को ये कंट्रोल करेगा। इसकी ट्रिक देखनी है तो यूट्यूब पे लिख देना कि क्राई जीन की ट्रिक केवी एजुकेशन, ठीक है। cry1ab है, कॉर्न बोरर को कंट्रोल करेगा, ठीक है। अब देखो अपने चैप्टर में बीटी कॉटन के बारे में तो ये पूरा डिटेल में दिया हुआ है, बट और भी ऐसे प्लांट है जो इस टेक्निक से बनाए गए हैं, जैसे बीटी कॉर्न भी है, राइस भी है, टोमेटो है, पोटैटो है और सोयाबीन है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं आरएनए इंटरफेरेंस। मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरे साथ साथ रहना, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देखो भाई, कोई तंबाकू की खेती करता है कोई किसान, ठीक है, तंबाकू की कोई किसान खेती करता है। अब उसको नुकसान क्या हो रहा है कि एक निमेटोड है, इसको हिंदी में बोले तो कीड़ा है, एक कीड़ा है मिलॉइडी
पॉलीगिनी इनकोग्निशिया। ये क्या करता है, इस तंबाकू प्लांट की रूट्स को इन्फेक्ट कर देता है। इन्फेक्शन करेगा तो नुकसान होगा, तंबाकू प्लांट का नुकसान होगा तो किसान का नुकसान होगा। तो अल्टीमेटली अपने को इससे क्या चाहिए, छुटकारा चाहिए। ये जो निमेटोड है इससे छुटकारा चाहिए। इससे छुटकारा कैसे पाएं? देखो, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ये जो निमेटोड है ये इन्फेक्शन करता कैसे है। वही कॉन्सेप्ट चलेगा, पहले भी वही कॉन्सेप्ट, अब भी वही, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। कि भाई देखो, इंसेक्ट का ये जो निमेटोड है, ये जो निमेटोड है, इंसेक्ट गलती से बोल दिया क्योंकि इंसेक्ट तो भाई अर्थ्रोपोडा में आता है, निमेटोड है, ठीक है। तो ये जो निमेटोड है डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाएगा, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनाएगा और ये प्रोटीन फिर इन्फेक्शन करेगा। याद करो, हम जब जेनेटिक्स में पढ़ते हैं ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है, ये क्या है, ट्रांसलेशन है। तो अपने को करना क्या है, ये जो मैसेंजर आरएनए बनी है, ये जो मैसेंजर आरएनए बनी है, अगर हम इसके साथ इंटरफेयर कर दें, इसको साइलेंस कर दे, तो आगे ये प्रोसेस तो चल ही नहीं पाएगी, ना प्रोटीन बन पाएगा ना इन्फेक्शन हो पाएगा। तो हमने आरएनए के साथ इंटरफेयर किया है, इसीलिए टॉपिक का नाम क्या है, आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इसके साथ अपने को इंटरफेयर करना है तो ये प्रोसेस पूरी रुक जाएगी, ठीक है। तो हमने कैसे किया, देखो, हमने निमेटोड स्पेसिफिक जीन डाल दिया। मतलब स्पेसिफिक जीन मतलब ऐसा जीन जो उस निमेटोड को साइलेंस कर पाए, निमेटोड स्पेसिफिक जीन। क्या यूज करके, वेक्टर क्या यूज करेंगे, एग्रोबैक्टीरियम। देखो याद रखना, प्लांट की बात हो रही तो एग्रोबैक्टीरियम यूज किया जाएगा, एनिमल्स की बात हो रही होगी तो कौन, रेट्रोवायरस यूज किया जाएगा, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे एनिमल्स की बात जब होगी, जब रेट्रोवायरस यूज किया जाएगा, और प्लांट में वेक्टर कौन है, एग्रोबैक्टीरियम यूज किया जाएगा, ठीक है। तो निमेटोड स्पेसिफिक जीन हमने इंट्रोड्यूस कर दिया किसमें, टोबैको प्लांट में। उसने अपना डीएनए से क्या है, फिर आरएनए बना ली। आरएनए कैसी, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना ली, एक सेंस आरएनए, एक एंटी सेंस आरएनए। अब देखो, जो ये निमेटोड की मैसेंजर आरएनए थी, देखो इसी मैसेंजर आरएनए को मैंने यहां पर लिख दिया है, इसी प्रोसेस को, है ना। तो निमेटोड की जो मैसेंजर आरएनए थी, ये वाली आरएनए जो उसने बनाई है, किसने बनवाई है, निमेटोड स्पेसिफिक जीन ने। ये आरएनए इसके साथ बाइंड कर जाएगी और इसको क्या है, ये साइलेंस कर देगी, इसके साथ इंटरफेयर करके इसको साइलेंस कर देगी। मतलब ये मैसेंजर आरएनए अगर साइलेंस होगी तो प्रोटीन बन ही नहीं पाएगा, इंफेक्शन हो ही नहीं पाएगा, तो अपना काम हो गया, ट्रांसलेशन हो ही नहीं पाएगी, तो आगे बीमारी, इंफेक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है कि एप्लीकेशन इन मेडिसिन में आ गया। अभी तक हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज एग्रीकल्चर में कहां हुआ, अब हम आ गए हैं कि मेडिसिन में कहां यूज होता है। इसमें सबसे प्यारा टॉपिक आता है अपना कौन सा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। इंसुलिन का यूज आता है। देखो, किसी इंसान में इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई, तो उसका ब्लड ग्लूकोज जो है हाई हो जाएगा। उसी बीमारी को क्या बोलते हैं, डायबिटीज मिलाइटस बोलते हैं। आपने सुना भी होगा डायबिटीज के मरीजों को क्या चाहिए, इंसुलिन चाहिए। अब इंसुलिन के चाहिए, है ना, इंजेक्शन लगाते हैं। जो डायबिटीज के मरीज होते हैं ना, उनको इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। अब डायबिटीज के मरीज इतने ज्यादा है तो इंसुलिन अच्छा खासा चाहिए, ठीक है। तो इंसुलिन कहां से निकाला जाता था पहले, अर्लियर, पहले कहां से निकाला जाता था, कैटल्स, पिग्स, यहां से, इनके पेनक्रियास से निकाला जाता था। तो जाहिर सी बात है, कैटल्स हैं, पिग्स हैं, ये एक एनिमल सोर्स है। मतलब क्या है, अगर कैटल, पिग, इनके पेनक्रियास से इंसुलिन जो निकला है वो किसी पेशेंट को दिया गया तो कुछ पेशेंट में उनके खिलाफ एलर्जी हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि भाई एनिमल सोर्स है, तो इनको जो मरीज की बॉडी होगी वो एक फॉरेन प्रोटीन की तरह ट्रीट, फॉरेन पार्टिकल की तरह ट्रीट करेगी और उसके खिलाफ एक्शन लेगी। तो भाई अब अपना लक्ष्य क्या है कि अपने को इंसुलिन तो चाहिए ही चाहिए, वो भी बहुत भारी मात्रा में चाहिए, है ना। और कहां से, एनिमल सोर्स से नहीं चाहिए, ऐसी जगह से चाहिए कि एलर्जी ना हो पाए, सब पेशेंट को नॉर्मल कंडीशन रहे, ठीक है। तो ये समझने से पहले हमें इंसुलिन का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। देखो, इंसुलिन भी ऐसे ही होता है, पहले इमैच्योर फॉर्म में होता है, फिर मैच्योर होके वो, है ना, ये इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाता है। कि प्रो इंसुलिन था, फिर ये मैच्योर होके इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाता है। फर्क क्या है, देखो, प्रो इंसुलिन में आपको 3 चेन दिखाई देंगी, एक ए, एक ये बी, एक सी, एक ए, एक बी, एक सी, 3 चेन आपको दिखाई देंगी। और जैसे ही इंसुलिन मैच्योर होगा, ये जो सी चेन है ये रिमूव हो जाएगी और सिर्फ ए और बी रह जाएगी। और चेन्स आपस में किससे जुड़ी हुई है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है, ठीक है। मैच्योर इंसुलिन में हुआ क्या है, सिर्फ ए और बी चेन रह गई है, सी चेन को हमने रिमूव कर दिया है और प्रो इंसुलिन में तीनों चेन थी, ठीक है। अब जो अपने को इंसुलिन चाहिए वो चाहिए मैच्योर फॉर्म में। ये अपना टास्क है कि अपने को इंसुलिन जो चाहिए वो ये वाला चाहिए। ये कैसे बनाए, ठीक है। तो ये कैसे बनाए, तो एक अमेरिकन कंपनी थी जिसका नाम था एली लिली। 1983 में उसने क्या किया कि ए चेन को अलग से बना लिया, बी चेन को अलग से बना लिया, फिर बाद में दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया और ये इंसुलिन तैयार हो गया और इसको लार्ज स्केल पे मार्केट में प्रोवाइड करा दिया गया, ठीक है। उन्होंने वेक्टर क्या यूज किया था, पीबीआर 322, होस्ट क्या यूज किया था, ई कोलाई उन्होंने यूज किया था और इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। ये बात कुछ एनसीईआरटी में लिखी गई है कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके कितनी टाइप की ड्रग्स बनाई जा चुकी हैं, कि 30 रिकॉम्बिनेंट और ये सब बना के। और इंडिया की बात करें तो 12 ऐसी हैं जो बीइंग मार्केट, मतलब मार्केट में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है जीन थेरेपी। देखो, जीन थेरेपी का मतलब समझ
समझते हैं जीन थेरेपी होती क्या है। देखो, किसी भी बच्चे के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर कोई जीन है जिसमें खराबी आ गई है। देखो, जाहिर सी बात है, आपके पास बाइक है, गाड़ी है, उसका कोई पार्ट खराब हो गया है तो आप क्या करोगे, उस पार्ट को रिप्लेस करवा लोगे नॉर्मल पार्ट से। ऐसे ही है, किसी के अंदर, किसी इंडिविजुअल के अंदर कोई जीन है जो खराब हो गया है या फिर डिलीटेड, मतलब है ही नहीं, तो आपने रिप्लेस करवा लिया उसको नॉर्मल जीन से, फिर वो नॉर्मल फंक्शन करेगा। तो पहला केस, फर्स्ट क्लिनिकल केस जीन थेरेपी का कब दिखाई दिया? एडीए डेफिशिएंसी इन 4-year-old गर्ल 1990। ये भाई याद रखना कि पहला क्लिनिकल केस कब हुआ था? 1990 में। किसमें? 4 साल की बच्ची में, है ना। और किस चीज का केस था? एडीए डेफिशिएंसी, मतलब एडीए की डेफिशिएंसी थी। एडीए क्या होता है वो समझना पड़ेगा। एडीए होता है एडिनोसाइन डी अमाइनेज, ये इसकी फुल फॉर्म है। एडीए ये इसकी फुल फॉर्म है। ये काम क्या करता है? क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम। अब थोड़ा सा समझते हैं। देखो, एडीए अपने को चाहिए इम्यूनिटी के लिए। अब किसी इंसान में अगर एडीए की कमी हो जाए तो क्या उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, और अंत में, है ना, काम खराब हो जाएगा। तो एडीए के लिए जो जीन काम करता है, एडीए को जो जीन कोड करता है, वो जीन में अगर गड़बड़ी आ जाए तो एडीए की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसी प्रॉब्लम को हम दूर करना चाहते हैं। तो भाई बहुत सारे तरीके हैं, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, बट इनके साथ प्रॉब्लम क्या है? ये नॉट कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है। देखो भाई, एज ए फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जीन थेरेपी, देखो अपना मकसद समझो क्या है कि एडीए की कमी हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि एडीए के लिए जो जीन कोड कर रहा था, इस जीन में गड़बड़ी आ गई है, तो हमें ये जीन उसके अंदर डाल देना है, पेशेंट के अंदर। तो ये जीन क्या करेगा? एडीए की प्रोडक्शन कराता रहेगा और उसकी कमी पूरी हो जाएगी। तो कैसे करेंगे? देखो, किसी पेशेंट है, कोई पेशेंट है जिसमें एडीए की कमी है, उसके ब्लड में से हमने क्या किया? लिम्फोसाइट निकाल ली। लिम्फोसाइट क्या होती है? एक तरह की डब्ल्यूबीसी होती है, ब्लड की सेल है, ठीक है। ये लिम्फोसाइट हमने निकाल दी। अब हमने बाहर से जो एडीए के लिए जीन था, ये एडीए के लिए जीन है, एडीए सीडी, यानी ये क्या है? एडीए के लिए जीन है। अब हमने बाहर से इस जीन को इस लिम्फोसाइट पे डाल दिया। इस लिम्फोसाइट पे जीन डाल दिया तो ये क्या बन जाएगी? जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट ये बन जाएगी, ठीक है। और इस लिम्फोसाइट को हमने दोबारा पेशेंट के ब्लड में डाल दिया, जिसके पास ये, है ना, जीन है जो एडीए बनाता रहेगा। अब गड़बड़ होगी क्या? ये कुछ दिन के लिए तो काम करेगा, पर लिम्फोसाइट की कुछ लाइफ साइकिल है, कुछ लाइफ स्पैन है। जैसे आरबीसी 120 दिन के बाद मर जाती है, तो जाहिर सी बात है लिम्फोसाइट भी कुछ दिन के बाद मर जाएगी। तो ये जो लिम्फोसाइट थी कुछ दिन के बाद मर जाएगी, तो फिर दोबारा से इस पेशेंट में कमी होने लग जाएगी। तो हमें बार बार ये प्रोसेस रिपीट करनी पड़ेगी। ये पंगा हो गया। बट वो क्या बोल रहे हैं कि अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज पे देखो, अल्टीमेटली ब्लड की सेल्स बनती कहां है? लिम्फोसाइट है, आरबीसी है, बनती कहां है? बोन मैरो में बनती हैं। तो अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज पे बोन मैरो में ही ये डाल दें, तो बोन मैरो से जो भी सेल बन के आएंगी उनके पास ये एडीए होगा और वो नॉर्मल काम चलता रहेगा, ठीक है। लास्ट अपना टॉपिक है भाई इस चैप्टर का, लगभग लास्ट है, ट्रांसजेनिक, फिर ये एथिकल इशू, बायोपेरेसी, तो छोटे छोटे टॉपिक हैं, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? जिनका डीएनए मैनिपुलेट किया जाता है। क्यों मैनिपुलेट किया जाता है? कि कोई एक्स्ट्रा फॉरेन जीन है उसको एक्सप्रेस करवाने के लिए, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन से? ट्रांसजेनिक रैट्स बनाए गए, रैबिट्स, पिग, शीप, काउस, फिश, ये सब बनाए गए, है ना। अब बेनिफिट्स क्या है? जाहिर सी बात है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का हम यूज क्या करने चाहते हैं कि हम चीजों को देखना चाहते हैं, उनका रिजल्ट देखना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, हैंड राइटिंग गजब की भाई, वाह 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 वाह, फिर से तारीफ कर देते हैं खुद की, ठीक है, ओके। तो भाई यूज कैसे करना चाहते हैं? मान लेते हैं आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई दवाई बनाई, ठीक है, आपने कोई वैक्सीन बनाई, कोई दवाई बनाई। अब आप उस वैक्सीन को, ऐसा तो नहीं है ना इंसानों के ऊपर डायरेक्ट ट्राई कर लोगे कि अगर उसके कुछ नुकसान भी हैं वो इंसानों में आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो भाई हम कुछ ऐसे एनिमल बना लेते हैं जिनके ऊपर, रेट्स मान लो, चूहे ले लिए, तो चूहों के ऊपर टेस्ट कर करके देखते रहेंगे उनका क्या रिजल्ट आएगा। वही सब बातें यहाँ पे थ्योरेटिकल सी लिखी गई है ना, वही बातें लिखी गई। डिजीज में अपना यूज कर सकते हैं, है ना, स्टडी ऑफ जीन की स्टडी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसके रिजल्ट क्या होंगे? वैक्सीन सेफ्टी हो गई, है ना, केमिकल सेफ्टी हो गई, टॉक्सिसिटी की कितना उसका टॉक्सिसिटी है, वो सब, है ना। जाहिर सी बात है इंसानों पे तो यूज नहीं कर सकते ना, इसलिए जानवरों पे यूज कर लेते हैं, वही बात है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइसीमा। एक ये याद रख लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ कब बनाई गई? 1997 में। नाम क्या था? रोजी। और इसकी खास बात क्या थी कि इसका दूध न्यूट्रिशनली ज्यादा बैलेंस्ड था। क्यों बैलेंस था? क्योंकि इसके दूध में क्या ज्यादा था? प्रोटीन अच्छा था। कौन सा? ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्बिनुइन 2.4 ग्राम पर लीटर, ये
प्रोटीन की मात्रा थी। ठीक है, नेक्स्ट अपना है भाई एथिकल इशू। एथिकल इशू नाम से ही पता लग रहा है कि एक कमेटी बना दी गई कि जीईएसी, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये कमेटी क्या करती है बेसिकली, देखो मान लेते हैं मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया, मैंने अपने घर में ही लैब बना ली और मैंने कोई है ना बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके कोई प्रोडक्ट बना दिया। अब मैं बोल रहा हूं मैं इस प्रोडक्ट को बेचूंगा, है ना, तो ऐसे आप डायरेक्टली नहीं बेच सकते। आप कोई भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हो तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। अप्रूवल, जाहिर सी बात है यार, उसका क्या रिजल्ट होगा वो अप्रूव होना जरूरी है ना, कि उसका नेगेटिव इफेक्ट हो गया, मैंने तो बेच दिया, अब लोगों में उसका नेगेटिव इफेक्ट हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसके लिए एक सबको देख रेख करे ये एक कमेटी बनाई गई। ठीक है, बायोपायरेसी, देखो बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, पायरेसी मतलब पायरेसी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की पायरेसी हो रही है बेसिकली। ठीक है, अब वही है बायोपायरेसी की डेफिनेशन, तो वही है बिना परमिशन के आप किसी की चीजें यूज कर लो, है ना, वही बात है। इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो अब देखो इंडिया में राइस की कितनी है, 2 लाख वैरायटी है, बासमती की 27 वैरायटी है। ठीक है, अब हुआ क्या, जैसे अपने को भी पता है कि जैसे हल्दी है, नीम है, बासमती राइस है, ये इंडिया की ही वैरायटी है। अब हुआ क्या, 1997 में एक अमेरिकन कंपनी में इनके ऊपर पेटेंट ले लिया कि ये हमारी वैरायटी है, तो वो ठीक बात नहीं है ना। पर इसीलिए ये सिस्टम बनाया गया कि जिसकी भी जो वैरायटी है उसके ऊपर पेटेंट ले लो भाई कि ये हमारी है, ताकि दूसरा उसको क्लेम ना कर पाए, वो चीजें हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने चैप्टर निपटा दिया। थैंक यू, धन्यवाद।